अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़ूद फकर में खुश आमदीद। आरिफ अलवी साहब अब क्या करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से जो कल ट्वीट की गई थी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को एक कानून मानने से इनकार किया गया था, उसका पहला हतमी और सरकारी नतीजा सामने ये आया है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को टुंग देने का बंदोबस्त पूरा कर लिया गया है और इस्लामाबाद में एक खुसूसी अदालत कायम कर दी गई है, जिसका मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं होगा बल्कि वो ये कौमी राजों को बाहर जाकर बेचने और कौमी राजों को अफशा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसका मतलब यह है कि FIA ने शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया है और FIA ने जिस मुकदमे में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली है, वो मुकदमा जिसमें आजम खान साहब जो वज़ीर आज़म साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जहां पर उन्होंने वादा माफ गवाह बनना कबूल किया था, उस मुकदमे में जनाब अहम तरीन पेशरफ्त होने जा रही है। वो जो PTI अमूमी तौर पर नारे नहीं लगाती थी, रोक सको तो रोक लो, ये वही मामला आ गया है अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इस्टेब्लिशमेंट ने आरिफ अलवी साहब की तरफ से किए जाने वाले ये जो मैस था, ये मैस अंग्रेजी वाला मैस है, ये जो उन्होंने हड़बोंग मचाने की कोशिश की थी, उसके ऊपर यही पैगाम दिया है कि जनाब रोक सको तो रोक लो। मेरा ये ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब की तरफ से जो कल हंगामा बर्पा किया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाने का जो ऐलान किया गया था, उसका इससे ज़्यादा ताकतवर जवाब आ ही नहीं सकता था कि अहम कौमी राजों से खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुसूसी अदालत न सिर्फ तश्कील दे दी जाए बल्कि उस खुसूसी अदालत के TORs में इस बात की वजाहत कर दी जाए कि जनाब इस मुकदमे की जो समाअत होगी वो इन कैमरा होगी, यानी मीडिया तक भी ये सारी की सारी जो तफसीलात हैं वो नहीं पहुँचेंगी। इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है और इसमें अहम खबर ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर में मुकदमात की समाअत के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 को खुसूसी अदालत का दर्जा दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केसेस की समाअत करेंगे। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि जनाब ये जो कार्रवाई डाली गई है, इस कार्रवाई को अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और आज ही इस हवाले से खबर भी सामने आई है कि जनाब असद उमर साहब जो इमरान खान साहब की जमात के सेक्रेटरी जनरल थे और ये साइफर कहानी में आज़म खान साहब के बयान के मुताबिक उन्होंने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। असद उमर साहब भी इस खेल के अंदर वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं और कल FIA में जब उनको बुलाया गया था, FIA वाले जब उनको पकड़ के ले गए थे, वहाँ पर उन्होंने इस बात पर आमादगी ज़ाहिर की है कि पाइन मेरे को जड़ा जड़ा गल पूछनी जो पूछ लो, मुझसे जो भी आप कहलवाना चाहते हैं वो मैं जाकर मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 का बयान देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद फिर असद उमर साहब को कल घर जाने की इजाज़त दे दी गई थी और फिर FIA की तरफ से इस बात की वजाहत भी की गई थी कि जनाब असद उमर साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उनको मामूल की पूछगछ के लिए यहाँ पर हाज़िर किया गया था। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, ये सब एक अगर हम इसको देखें तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से आप इनको अलग करके नहीं देख सकते। और मैं बार बार इस बात का इज़हार कर रहा हूँ कि ये जो गुज़िश्ता चंद रोज़ के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ थी, ये सब इंटरकनेक्टेड थी, ये हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, जिसका मास्टर प्लान ये था कि इसको एकदम से एक्सप्लोड किया जाएगा और उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक ऐसे इंटरनेशनल प्रेशर का शिकार करना होगा जो इमरान खान साहब के लिए मुमद्दब साबित हो सके। आपको याद होगा कि आज से कुछ तकरीबन 10 दिन पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि जमायमा नेटवर्क जो है वो एक्टिव हो गया और उस वाले से जो वीडियो है उसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस थंबनेल के अंदर मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि जनाब ये जो जमायमा साहिबा हैं, ये लंदन के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा तकदो शुरू कर दी है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते शुरू किए हैं और गोल्ड स्मिथ फैमिली भी मुतहरक हो गई है। और इसी कनेक्टिविटी की एक दूसरी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब की जेल के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं कि उनको जेल के अंदर किस सेल में रखा गया है, कैसे उनकी शब रोज़ गुजर रहे हैं, क्या हालात हैं उनकी जेल की, इसके ऊपर भी एक छोटी सी एक वीडियो, एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो जो है वो बनाई गई है और इसको भी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिलीज़ किया जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो की थी और बाद में इस तरह की एक छोटी सी वीडियो रिलीज़ भी की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से,
जिसका उन्वान भी यही था कि जनाब बैरक नंबर 3 कैदी नंबर 804 और अटक जेल, ये इसी उन्वान के तहत इस वीडियो को रिलीज़ किया गया था। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो की थी, आपको बताया था ये सब कुछ ऐसे ही होगा और ये सब कुछ ऐसे ही हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीज़ों को टच करने का या इंटरनेशनली चीज़ों को, मामलात को मोबिलाइज करना है, इसका एक बाकायदा पैटर्न जो है उसको डिज़ाइन कर लिया गया था। इसका मतलब यही निकलता है ना। उसके बाद अगर आप गौर करें तो पीटीआई के और इमरान खान साहब के वकील थे शेर अफजल मरवत साहब, ठीक है जी। शेर अफजल मरवत साहब मुख्तलिफ केसेस के अंदर इमरान खान साहब के साथ पेश भी होते रहे थे और इमरान खान साहब को डिफेंड भी किया था उन्होंने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने अंडरग्राउंड होने का ऐलान किया था और उसी ट्वीट के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि तेरी बुक्कल दे विच चोर, कि यानी आपकी सफ़ों के अंदर गद्दार मौजूद हैं जो अंदर की बातें बाहर जाके कर रहे हैं, ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर होने वाली गुफ्तगू को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस गुफ्तगू को वहाँ पर पहुँचा रहे हैं जहाँ पर इस गुफ्तगू को नहीं पहुँचनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि जो इतराफ़ शेर अफजल मरवत साहब ने किया था उस इतराफ़ के मुताबिक वहाँ पर कुछ ऐसी गुफ्तगू हो रही थी जो स्टेट के यानी रियासत के जो वक़ार है उसके मुनाफी थी और उससे रियासत को ठेस पहुंचने के इम्कानात थे और उसके साथ साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी टारगेट थी, क्योंकि वहाँ पर उस गुफ्तगू में जब हम स्टेट का जिक्र करते हैं तो लामहला जो इशारा है वो जाकर जुड़ता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जा रहा था, इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की मदद मांगी जा रही थी और उसके साथ साथ इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि कोर कमेटी की मीटिंग्स के अंदर जो डिस्कशन है वो उस लेवल पर हो रही थी जहां पर पाकिस्तान के मफादात को जख्म पहुंचती। और इसकी अगली कड़ी जाकर हमें मिलती है शाह महमूद कुरैशी साहब, रऊफ हसन साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब की गैर मुल्की सुफरा के साथ मुलाकात जो इस्लामाबाद में हुई थी, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की रिहाइश गाह पर हुई थी, नाश्ते की मेज़ पर हुई थी और उस मीटिंग के अंदर खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात का एतराफ़ किया था गिरफ्तारी से पहले जो उन्होंने आखिरी मीडिया अपीयरेंस की थी इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में, और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था अपनी इस गुफ्तगू में कि जनाब मुलाकात हुई है। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया था कि इस मुलाकात में इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांगी गई। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से इमरान खान के मुकदमात के बारे में तफसील के साथ जो है वो तबादला ख्याल किया गया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं यानी जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं उनसे कहा गया कि आप अपनी अपनी हुकूमतों के से इस मामले को टेकअप करें ताकि इमरान खान के लिए कुछ गुंजाइश हासिल हो सके। और फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका मतलब ये है कि ये सब का सब चीज़ें जो हैं ये चेन रिएक्शंस के तौर पर सामने आती हैं और इसका नुक्ता अरूज उस वक्त होता है जब कल आरिफ अलवी साहब साकिन पानियों में पत्थर मारते हैं और एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के अंदर वो कहते हैं जनाब अल्लाह दी कसम मन नहीं पता सी कि ये जो दो एक्ट्स हैं यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर तरामीम और आर्मी एक्ट के अंदर तरामीम ये मंजूर भी हो गई हैं और ये कानून अब जो है वो रूबा अमल हो गए। उन्होंने कहा जब मैंने तो अपने स्टाफ से कहा था कि इस कार्रवाई को आप रोक दें और इन बिल्स को वापस भिजवा दें पार्लियामेंट। और फिर उसके बाद नेशनल मीडिया पर बेशुमार ऐसी चीज़ें सामने आई जिसका कुछ आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जनाब ये जो बिल्स आते थे वापस भेजे जाते थे तो उसके ऊपर एक बाकायदा नोट लिखा होता था कि जनाब ये ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ से प्रेसिडेंट साहब ने इस बिल को वापस भेज रहे हैं, इसके अंदर ये सुकम है। और फिर आरिफ अलवी साहब खुद उस बिल वापस भेजने की दस्तावेज के ऊपर दस्तखत करते थे और ये एक दफ़ा का अमल नहीं है, ये कई मरतबा है। और फिर वो जो बिल वापस भेजे जाते थे उसका बाज़ाब्ता तौर पर सदर साहब अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उसकी तशहीर भी करते थे। उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की जो बहुत सारी डिटेल्स हैं वो उसमें से कुछ आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जनाब यहाँ पर भी ये वाला काम किया गया। लेकिन ये जो दो कवानीन जिनका मैं अभी आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, जिनका आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मैंने अपने स्टाफ से कहा था कि वापस भेज दें, उन्होंने वापस नहीं भेजे। इन्हीं दो कवानीन के ऊपर किसी तरह का कोई ट्वीट कबल अज़ वक्त नहीं किया गया जब उनको वापस भेजना था। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पर यह नज़र आता है कि इस ट्वीट का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में ही लाना था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और आलमी इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना था
कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और इसका सबूत किसी और तरफ से सामने नहीं आ रहा बल्कि इस ट्वीट से सामने आ रहा है जो खुद आरिफ अलवी साहब ने किया। और ये ट्वीट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी ट्वीट में जनाब आतिफ खान साहब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के साथ मुखातब होते हैं। आतिफ खान साहब जो हैं, क्या नाम लेते हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो मुखातब होते हैं, आरिफ अलवी साहब के ट्वीट को टैग करते हैं और सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुतालबा करते हैं कि जनाब ये देखें आरिफ अलवी साहब का ट्वीट जो टैग है, और ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आइन है उसके क्या हालात हैं। आइन पाकिस्तान के अंदर जो है वो साइड पे रख दिया गया है, बिल्कुल उसका कोई एहतराम नहीं है। वो कहते हैं जी डियर सेक्रेटरी ब्लिंकन, हियर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखें ये पाकिस्तान का आइन है। The Pakistani American community eagerly anticipates a State Department response that goes beyond a mere internal matter stance। उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान की कम्युनिटी और ख़ासतौर पर वो कम्युनिटी जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, वो इस बात की नहायत शिद्दत के साथ मुंतज़िर है कि अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो पाकिस्तान के इस अंदरूनी मामले में मुदाखलत वाले अपने जो उनका एक स्टांस है उससे बाहर निकल कर पाकिस्तान के आइन की इस खुली वायलेशन के ऊपर किस तरह का रद्द अमल देता है। यानी आतिफ खान साहब अमेरिका से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बुरे हालात हो चुके हैं, ये जो आइन के हवाले से है, और सदर साहब एक फ़ैसला करते हैं, एक ऐलान करते हैं कि जनाब इन बिल्स को वापस भेजा जाए, लेकिन उनका जो स्टाफ है उनकी बात मानने से इनकार है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी ममलिकत बन चुकी है जहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती और ना ही कानून का एहतराम किया जाता है। ये है वो सीक्वेंस जो आपको बताता है कि ये सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है और प्लानिंग से अलग नहीं है। अब उसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना। मिसाल देता हूँ, सदर साहब ये कहते हैं कि जनाब मैंने अपने स्टाफ से कहा कि इस बिल को वापस भेज दें, लेकिन उन्होंने इस बिल को वापस नहीं भेजा। आप अपनी स्क्रीन पर एक लिस्ट देख सकते हैं। ये जो लिस्ट है ये ईवान सदर के स्टाफ की है, थोड़ी सी मध्यम लिस्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें बड़े वाज़ेह नज़र आती हैं। यहाँ पर एक ओहदा है, उसका नाम लिया जाता है कंसल्टेंट लीगल अफेयर्स का। तीसरे नंबर पर ये जो है ओहदा है, और इसको जो कंसल्टेंट हैं ईवान सदर के कानूनी मामलात पर वो हैं जस्टिस रिटायर्ड सैयद जाहिद हुसैन। यानी जस्टिस रिटायर्ड जाहिद हुसैन कानूनी मामलात पर सदर साहब के मुशीर हैं। सदर साहब ने जिन कवानीन को, जिन बिल्स को वापस भेजना होता है पार्लियामेंट पर, उन बिल्स के ऊपर ये जो जज साहब रिटायर्ड हो चुके हैं ये सदर साहब को अपना मशवरा देते हैं, और सदर साहब उस मशवरे के मुताबिक एतराज़ात को डिज़ाइन करके वापस पार्लियामेंट को भेजते हैं और उसके ऊपर अपने दस्तखत करते हैं। इसी लिस्ट के अंदर मौजूद हैं जनाब डायरेक्टर जनरल लीगल, ये हैं मिस्टर अनवारुल हक साहब। उसके बाद डायरेक्टर लीगल, एडिशनल डायरेक्टर लीगल, डिप्टी डायरेक्टर लीगल, इस तरह के बेशुमार अफसरान मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि ईवान सदर में बाज़ाब्ता तौर पर एक लीगल डिपार्टमेंट मौजूद है, और वो लीगल डिपार्टमेंट को हेड करते हैं एक रिटायर्ड जज साहब, और रिटायर्ड जज साहब हाई कोर्ट के जज हैं जो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है जी, हाई कोर्ट का जज इसको लीड करता है, और हाई कोर्ट का जज ही सदर साहब को मशवरे देता है कि जनाब इस कानून को किन ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट करके उन्होंने वापस भेजना है। रिजेक्ट तो खैर सदर साहब नहीं कर सकते, अब वापस भेजना है कि जनाब इसको एक मरतबा फिर इसके ऊपर नजर सानी की जाए। इसका मतलब ये है कि अगर सदर साहब ने इन कवानीन को भेजा या उन्होंने कहा कि जनाब इसको वापस पार्लियामेंट को भेजा जाए, तो उन्होंने इस फाइल के ऊपर कोई नोटिंग की होगी।
ठीक है जी, ये तो मुमकिन नहीं है कि नोटिंग के बगैर किया गया हो। और ये नोटिंग करके उन्होंने भेजा होगा जस्टिस साहब को। जस्टिस साहब ने उस नोटिंग के ऊपर कुछ ना कुछ अगले लाहेमल इख्तियार किया गया होगा, उसके ऊपर उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स लिखी होंगी। उसके बाद उसकी एक समरी बनी होगी, समरी गई होगी सदर साहब के पास, सदर साहब ने उस समरी को अप्रूव किया होगा। उस समरी को अप्रूव करने के बाद एक नोटिफिकेशन बनाया गया होगा और वो नोटिफिकेशन और वो समरी इस बिल के साथ लगाकर पार्लियामेंट को वापस भेजा गया होगा। ये है वो प्रोसीजर जिसके ऊपर अमल दरामद करना था। सदर साहब ने अगर इस सारे प्रोसीजर पर अमल दरामद किया होता तो मुझे यकीन है कि इस ट्वीट के साथ उन्होंने उस नोटिंग के जो उन्होंने इन बिल्स के ऊपर की है वो कम से कम उसके स्क्रीनशॉट साथ लगाने थे। अगर वो भूल गए, नहीं लगाए, तो अब भी मौका है कि वो सारी की सारी वो जो नोटिंग्स थी इन बिल्स के ऊपर, उन नोटिस को पब्लिक करें और वो तमाम अमला जिसका मैंने ये लिस्ट आपके साथ शेयर की है, उस तमाम अमले के साथ के खिलाफ जो है वो सख्त इंजबाती कार्रवाई करें। वो सदर ममलिकत हैं, वो खुद भी कर सकते हैं, उनको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तक ना इंजबाती कार्रवाई हुई और ना ही वो तफसीलात जो हैं वो शेयर की गई। इसका मतलब ये है कि किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई गड़बड़ मौजूद है। सदर साहब ने आंख मार के ये काम किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जबकि दूसरी जानिब से जो रद्दमल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया। उन्होंने कहा जनाब चुप अपना सामान ते निकल, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ये जो ताकतवर तरीन रिस्पॉन्स है खुसूसी अदालत के क़याम का, जहाँ पर अब इमरान खान एक और केस के अंदर और संगीन केस के अंदर, जहाँ पर कम अज़ कम सज़ा 14 साल यानी उम्र कैद है और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सज़ाए मौत है, उस केस का सामना करेंगे और वो भी इन कैमरा। इन कैमरा केस का मतलब यह है कि उनके केस की किसी तरीके से मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी और ये इमरान खान साहब के लिए एक और बहुत ही बड़ा और भयानक किस्म का सेटबैक होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो खेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खेलना चाह रही थी, ये उल्टा ही उनके गले पड़ गया है। वो कहते थे ना कि जनाब है तो मिसाल ही है, पता नहीं दुरुस्त है कि वो रोज़े बख्शवाने गए थे, जो है ना नमाजें गले पड़ गई। इनका भी मामला ये था, इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने गए थे, इस्टेब्लिशमेंट और ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आ गई है और अब लेने के देने पड़ गए हैं सदर साहब को भी और साबिक वज़ीर आज़म को भी। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।